गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोग पीरियोडिक टेबल में उपस्थित एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक पढ़े हैं कि पीरियोडिक टेबल में उपस्थित एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर दो भागों में बांटा गया, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। और उसके बाद का टॉपिक पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर पीरियोडिक टेबल में उपस्थित एलिमेंट को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बता चुके हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में अब पढ़ने की आवश्यकता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अब बीच में फिर आप लोगों ने कुछ अपना फ़ोन करके मोबाइल से हमसे कहा है कि सर पीरियोडिक टेबल में उपस्थित एलिमेंट्स को पहले आप रटवा देते थे, तो ट्यूशन क्लास में उसको रटवा दीजिए भाई। अभी ये यूट्यूब पर सबको उस तरह से ट्रिक बता करके रटवाना ऐसे थोड़े पॉसिबल है, पर कुछ हमने फिर से ऐसा एक कोशिश किया है। थोड़ा संक्षेप में इसको देख सकते हो, याद कर सकते हो। ऐसे ट्यूशन क्लास में आने पर फिर इसके बारे में उसका कुछ ट्रिक्स दे करके आपको रटवा देंगे। लेकिन अब जैसे पूरा एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़े कि उसके अंदर 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के अतिरिक्त एक 0 ग्रुप यानी 18वां ग्रुप का एक एलिमेंट हीलियम भी एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल एग्जाम्पल है। इसी प्रकार पी ब्लॉक में 30 एलिमेंट्स हैं कुल मिलाकर, जिसमें मेटल्स तो कम लेकिन नॉन मेटल्स अधिक है। तो ऐसे एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज याद रखना चाहिए। अब इसमें जो सबसे लास्ट में है पी ब्लॉक एलिमेंट का 18वां ग्रुप अमेरिकन सिस्टम का, जो यूरोपियन सिस्टम का 0th ग्रुप होता है, आप उसमें जानते होंगे 6 तत्व है और 6 तत्व को निष्क्रिय गैस का तत्व कहते हैं। पहले से भी जानते आ रहे हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ये 6 तत्व अमेरिकन सिस्टम का 18वां ग्रुप लेकिन यूरोपियन सिस्टम का 0th ग्रुप है। ये सभी गैसियस एलिमेंट हैं और इनर्ट होते हैं, मतलब दे डोंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन वेरी इजीली। ये साधारण रूप में अक्रियाशील होते हैं और इसलिए इनको निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। ये सभी निष्क्रिय गैस के तत्वों को एक साथ 0 ग्रुप में रखा गया है क्योंकि इनकी क्रियाशीलता, रासायनिक क्रियाशीलता लगभग 0 होती है। अब इन सब तत्वों को याद रखने के लिए कुछ ट्रिक बना करके स्वयं ट्रिक बनाना चाहिए बेटा याद रखने के लिए। अब जैसे हमने कुछ ट्रिक बना दिया, अपने अपने मन से कुछ अपना ट्रिक बना सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक बनाया है तो यूट्यूब पर इसका कोई हल्ला हंगामा होने लगे। याद रखने के लिए कोई ट्रिक बना लेना है। जैसे हमने बना दिया इस 6 एलिमेंट को याद रखने के लिए। क्रिकेट आप लोग खूब देखते हो, खूब पसंद करते हो, सब क्रिकेट प्लेयर का नाम पर इसको याद रख सकते हो, हरभजन, नेहरा, आगरकर, जहीर और रहमान। लेकिन यहीं पर कभी कभी सवाल ऐसे पूछे जाते हैं आप लोगों के परीक्षाओं में कि पीरियोडिक टेबल में उपस्थित कुल गैसीय अवस्था वाले तत्वों की कुल संख्या कितनी है। पीरियोडिक टेबल में उपस्थित जितने भी तत्व हैं उसमें कुछ ठोस, सॉलिड, कुछ लिक्विड, कुछ गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये गैसीय अवस्था वाले तत्वों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको कहना पड़ेगा टोटल 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। ये गैसियस एलिमेंट कौन कौन है? 11। तो इसमें 6 तत्व तो 0 ग्रुप का है। इसके अतिरिक्त बाकी जो तत्व है कुछ और जो गैसियस स्टेट में होता है, उसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, कुल मिलाकर 6 इधर 0th ग्रुप का और बाकी अन्य ग्रुप से मिलाकर के ये और 5 तत्व ये गैसियस स्टेट वाले एलिमेंट हैं। तो इनको एक साथ यदि चाहो तो ट्रिक बना करके याद रख सकते हो। हमने जो ट्रिक बना दिया है आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर सकते हो। क्या? हरभजन, नेहरा, आगरकर, जहीर, रैना हमेशा नो बॉल फेंक कर क्लार्क को आउट किया। अब इसमें कोई अंपायर का झगड़ा नहीं हो करवा देना तुम लोग यूट्यूब चैनल पर कि ऐसा क्यों हो गया, बस यह एक ट्रिक है याद करने का। तो ऐसे 11 एलिमेंट हैं जो गैसीय अवस्था वाले तत्व हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में और इसको ऐसे चाहो तो याद रख सकते हो। फिर से एक बार, हरभजन, नेहरा, आगरकर, जहीर, रैना हमेशा नो बॉल फेंक कर क्लार्क को आउट किया। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, ये पूरे के पूरे 11 तत्व है पीरियोडिक टेबल में जो गैसीय अवस्था वाले तत्व होते हैं। और 5 तत्व ऐसे हैं जो
स्टेट में पाए जाते हैं। ऐसे इन 5 तत्वों को भी याद कर लो। इन 5 तत्व में एक सीजियम है, एक ब्रोमीन है, एक गैलियम है, एक फ्रांसियम है और एक मरकरी है। मरकरी जिसका सिंबल Hg होता है। तो इसको एक ट्रिक बना के याद रख सकते हो। सेलेना जेटली ब्राजील से गाते हुए फरार हो गई। यह ट्रिक ऐसे बना के तुम लोग अपना भी कुछ ट्रिक बना के याद रख सकते हो। सेलेना जेटली ब्राजील से गाते हुए फरार हो गई। इसमें 5 एलिमेंट ऐसे हैं, सीजियम, ब्रोमीन, गैलियम, फ्रांसियम और एक मरकरी। ये 5 लिक्विड स्टेट वाले एलिमेंट हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ये 11 एलिमेंट हैं जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ही गैसियस स्टेट में होते हैं। और इसके अतिरिक्त बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर सबके सब सॉलिड स्टेट में होते हैं। कुछ और ट्रिक जैसे अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही अंदर की चर्चा कर रहे हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में एक 13वां ग्रुप है, 13th ग्रुप, जिसमें ये 5 एलिमेंट हैं, बोरोन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलुरियम। यदि क्रमशः याद रखने की बात हो ऊपर से नीचे तक के लिए तो ऐसे याद रख सकते हो, बनाना, आलू, गाजर, इन थैला। अभी लॉकडाउन का समय है, अलग अलग समय में सब अलग अलग चीज ला नहीं पा रहे हो, एक साथ थैले में सब लेकर आना पड़ रहा है। ऐसे याद रख सकते हो, बनाना, आलू, गाजर, इन थैला। और इसी प्रकार से 14वां ग्रुप में जो एलिमेंट 5 एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, इसको भी एक साथ ट्रिक बना के याद रख सकते हो। काशी जी सब गए होंगे, काशी जी में शंकर पार्वती हैं, बस इसी से 14वां एलिमेंट का सभी एलिमेंट क्रमशः याद हो सकता है। काशी जी में शंकर पार्वती। और ग्रुप 15 जिसको निकोजेंस भी कहते हैं, ग्रुप 15 के सभी एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? निकोजेंस कहते हैं। ऐसा भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं। ऑप्शन में रहता है निकोजेंस, चैल्कोजेंस, हाइलोजेंस, इनर्ट गैस कौन है? तो ये ग्रुप 15 का एलिमेंट निकोजेंस है। इसमें 5 तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। लेकिन क्रमशः उसको याद रखने के लिए ट्रिक बना के याद रख सकते हो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। ऐसे इस सब ढंग का ट्रिक बना करके आप अधिक से अधिक एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब ग्रुप 16 के एलिमेंट को चैल्कोजेंस कहते हैं। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को चैल्कोजेंस कहते हैं। हमने इस पर लिख भी दिया है बोर्ड पर। इसमें 5 तत्व है, 5 एलिमेंट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। अब इसमें इन 5 तत्वों को इस प्रकार से याद कर सकते हो, ओए सीता शिवानी तेरी पोती है, ओए सीता शिवानी तेरी पोती है। ऐसे 5 एलिमेंट याद रख सकते हैं। और ग्रुप 17 17वां ग्रुप में 5 तत्व है जिसको आप लोग पहले से जान रहे हो, हाइलोजेंस कहते हैं। ये क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक एस्टाटीन याद रखना चाहिए। इन सभी एलिमेंट्स को एक साथ हाइलोजन ग्रुप का यह सब एलिमेंट है, इसलिए क्योंकि ये सभी लवण उत्पादक तत्व होते हैं, सबके सब नॉन मेटल्स हैं। और जब किसी भी धातुओं के साथ ये रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, हाइलोजेंस का शाब्दिक अर्थ होता है साल्ट जनरेटर, लवण उत्पादक। तो ये लवण का उत्पादन करने वाले सभी नॉन मेटल्स हैं जो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट का ही फॉर्मेशन करते हैं। इन हाइलोजेंस के बारे में इसको एक फैमिली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें नरम गरम सभी तरह के एलिमेंट हैं। जैसे एक परिवार में छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े, जवान, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा हार्ड, ऐसे सभी तरह के मेंबर्स होते हैं एक फैमिली के अंदर। तो इस 17वां ग्रुप में जो एलिमेंट्स है हाइलोजन, उसको हाइलोजन फैमिली भी कहते हैं क्योंकि इसमें सभी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक थोड़े अलग अलग सबके हैं, फिजिकल अपीयरेंस थोड़े अलग अलग हैं और इसलिए इन सभी एलिमेंट को एक साथ हाइलोजन फैमिली भी कहलाते हैं। इसमें फ्लोरीन गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, क्लोरीन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर गैस होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, आयोडीन सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और एस्टाटीन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इस प्रकार से यह हाइलोजन फैमिली में को खाली याद करके रखे होंगे। 17th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट थे कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर गैस होता है, कोई द्रव लिक्विड होता है,
कोई सॉलिड होता है, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ऐसा एक 17th ग्रुप का भी सब एलिमेंट याद रखोगे तो आप ऐसे सभी एलिमेंट का एग्जाम्पल दे सकते हो। और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है, उससे बहुत सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए अब तुम लोगों का मुख्य फोकस अब करना है किस पर, इधर डी ब्लॉक एलिमेंट पर ध्यान देना कि तो कुछ और भी जान लो डी ब्लॉक एलिमेंट में हम इंटर करने के पहले कि बी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में सब तत्वों को याद करने का अभी ट्रिक बताया। 1A ग्रुप के एलिमेंट को भी याद रखना है, एस ब्लॉक एलिमेंट को भी याद रखना है ठीक से कि एस ब्लॉक एलिमेंट में पता है 2 ग्रुप का एलिमेंट है मेनली, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। तो उसमें जो ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है जिसको अमेरिकन सिस्टम का पहला ग्रुप कहते हैं, इसमें कुल मिलाकर 7 तत्व है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसमें हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो नॉन मेटल है और बाकी जितने भी एलिमेंट हैं इसके अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम ये सभी मेटल्स हैं। और इन सबों को अल्कली मेटल, क्षारीय धातु भी कहा जाता है। कभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, ग्रुप फर्स्ट मेटल्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं, क्यों? इसका कारण यह है कि ये सभी इनके ऑक्साइड्स एवं हाइड्रोक्साइड स्ट्रांगली बेस या अल्कलाइन होते हैं। इनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड प्रबल भस्म या क्षार होते हैं और इसीलिए ग्रुप फर्स्ट के मेटल्स को अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। ग्रुप 2 मेटल्स जिसको अमेरिकन सिस्टम का दूसरा ग्रुप कह सकते हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सब मेटल्स हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम इनको क्षारीय पार्थिव या क्षारीय मृदा धातु भी कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, क्षारीय पार्थिव धातु या क्षारीय मृदा धातु। कारण सिर्फ यह है कि इन सभी धातुओं के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भस्म या क्षार तो होते ही है, ये सभी अपने अयस्कों या अपने खनिज के रूप में भूगर्भ से ही प्राप्त होते हैं, अर्थ क्रस्ट से ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से एक 1B ग्रुप जो अमेरिकन सिस्टम का 11th ग्रुप है, इसमें 3 मेटल है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, Cu, Ag एंड Au, ये तीनों मेटल को एक साथ मुद्रा या सिक्का धातु, क्वाइनेज मेटल्स भी कहा जाता है। और इसका कारण एकमात्र यह है कि इन धातुओं का उपयोग मुख्य रूप से क्वाइंस या ऑर्नामेंट्स बनाने में किया जाता है। इसलिए ग्रुप 1B और 11th ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं सब मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को एक साथ क्वाइनेज मेटल्स भी कहते हैं। इसी प्रकार से 2B ग्रुप और 12th ग्रुप में जितने एलिमेंट हैं सब मेटल्स है, जिंक, कैडमियम और पारा। जिंक, कैडमियम और पारा इन्हें उड़नशील धातु, वोलेटाइल मेटल्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका द्रवणांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली लो होता है और इसलिए आसानी से वाष्पशील हो जाते हैं, वोलेटाइल हो जाते हैं, इसलिए इनको वोलेटाइल मेटल्स भी कहा जाता है। और अब डी ब्लॉक एलिमेंट और ए ब्लॉक एलिमेंट पर हम लोगों को मुख्य रूप से फोकस करना है। अभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पहले पूरी जानकारी करनी है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब समझते हो एकदम संक्रमण काल, बीच बीच का काल, इंटरमीडिएट स्टेज। आप लोगों में जो कोई इंटरमीडिएट का स्टूडेंट होगा वो इस बात को समझ सकता है, उसके साथ दोनों बनने बिगड़ने दोनों की स्थिति बराबर बराबर रहती है। थोड़ा कहीं गलत संगति में पड़ गए, बर्बाद हो गए, अच्छी संगति मिल गया तो बहुत आगे बढ़ गए। तो यह एक ट्रांजिशन एज जैसे है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का, जो एज जैसा है उसी प्रकार से इसका नाम है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के। आप लोग स्टूडेंट्स उसमें कुछ होंगे तो इंटरमीडिएट को ही का दूसरा इंग्लिश ऐसे समझ सकते हो, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था, बीच बीच की अवस्था। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है और इसलिए क्योंकि इनके गुण एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के गुणों के मध्यवर्ती होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जान चुके हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी जान चुके हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो गुण होते हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के गुणों के मध्यवर्ती होते हैं। और इसको पीरियोडिक टेबल में
एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीचों बीच भी रखा गया है, इसीलिए क्योंकि इनके गुण एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के मध्यवर्ती होते हैं। ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट को सिर्फ इसमें पीरियोडिक टेबल में तो आप देख चुके हैं पूरा पीरियोडिक टेबल इसमें, लेकिन सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट को इस प्रकार से बोर्ड पर फोकस किए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के और देख सकते हैं, इसका नोट्स में भी ऐसे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल के डिटेल में कि पहले कौन है, पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, और ये पहला और दूसरा ग्रुप का जो एलिमेंट है वह दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। इधर बी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक लास्ट में पी ब्लॉक एलिमेंट है, और बीच वाला जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिसमें अमेरिकन सिस्टम का ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है। ये सब के सब डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिसे पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के ठीक बीचों बीच रखा गया है। और सबसे लास्ट में जो लोअर पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है उसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो हम लोगों को चर्चा भी मुख्य रूप से डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर करना है, जिसको पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के ठीक बीचों बीच रखा गया है। इसे ही संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है वह प्रबल विद्युत धनात्मक, इसमें एक हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबके सब मेटल है। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो इधर एस ब्लॉक एलिमेंट सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, विद्युत धनात्मक गुण वाले तत्व है, और इधर पी ब्लॉक एलिमेंट्स अधिकांशतः इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स होते हैं। तो दोनों का गुण क्वाइट डिफरेंट है, और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इन्हें पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट के ठीक बीचों बीच रखा गया है, इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। लेकिन अब यह जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट का 3d ऑर्बिटल में, किसी का 4d में, किसी का 5d ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन भरने के कारण डिफरेंट 3d, 4d, 5d ऐसे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने के आधार पर इन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणी में 3 आवर्त में विभाग किया गया है। इसमें पहला प्रथम संक्रमण श्रेणी, जिसे 3d संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं, और इसमें स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 से लेकर जिंक 30 तक, फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, ऐसे कुल 10 तत्व होते हैं। इसमें Zn को छोड़कर और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं इसके परमाणुओं या आयन में डी ऑर्बिटल प्रायः अपूर्ण होता है। इनके 3d ऑर्बिटल प्रायः अपूर्ण होते हैं परमाणु या आयन में, लेकिन जिंक एक ऐसा मेटल है जिसका 3d ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ होता है। इसी प्रकार से दूसरा सीरीज है द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4d सीरीज है। इसमें इट्रियम एटॉमिक नंबर 39 से लेकर Cd 48 एटॉमिक नंबर तक कुल 10 तत्व होते हैं। इधर भी देख चुके हैं इट्रियम से कैडमियम तक कुल 10 तत्व होते हैं। इसमें कैडमियम जो लास्ट में है उसको छोड़कर शेष सभी तत्वों का 4d ऑर्बिटल अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट होता है, पूरा भरा हुआ नहीं होता। डी में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन तक हो ही सकते हैं, लेकिन कैडमियम का डी ऑर्बिटल 4d ऑर्बिटल पूरा भरा होता है, बाकी तत्वों के 4d ऑर्बिटल पूर्णतः भरे नहीं होते। एक तीसरी संक्रमण श्रेणी है या इसी को 5d सीरीज भी कहते हैं। इसमें लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57 तथा हॉफनियम एटॉमिक नंबर 72 से लेकर मरकरी Hg एटॉमिक नंबर 80 तक कुल 10 तत्व होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक श्रेणी में 10-10 तत्व हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। एक चौथा 6d सीरीज भी है, लेकिन वो अब तक इनकम्प्लीट है। आगे अब देखना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रमुख विशेषताएं। तो अब डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानना है, और इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में।
शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इससे आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक सवाल पूछा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ सामान्यता नहीं होती, अलग अलग तत्वों में कुछ इसके विन्यास में भिन्नता होती है, क्यों? इनकी ऑक्सीकरण अवस्था या संक्रमण तत्वों की संयोजकता, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल होते हैं, क्यों? ऐसे सब सवालों का जवाब को आप ऐसे ठीक से समझ लीजिए और इसका नोट्स बनाइए। ध्यान देना, ऐसे संक्रमण तत्वों में अनेक श्रेणी है। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी को क्रमशः 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज भी कहते हैं। चौथा 6D सीरीज भी है, लेकिन वो अब तक अपूर्ण है। और यहाँ पर जो आप लोगों का सिलेबस के अनुसार बात जाननी है, उसमें एग्जाम्पल मेनली 3D सीरीज से संबंधित तत्वों को लेकर चलता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इसका जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 होता है। यहाँ n बराबर वैलेंस सेल, सबसे बाहर वाली कक्षा, और n-1 ये पेनल्टीमेट सेल की संख्या है, बाहर से ठीक अंदर वाली कक्षा को पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। और इस तरह से कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, खास करके 3D सीरीज वाले तत्वों का एग्जाम्पल लेकर के इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीडेशन स्टेट बतलाए हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और ध्यान से समझ लीजिए, और बाद में फिर ऐसा होता क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन देखें। स्कैंडियम, you know its atomic number is equal to 21 and its electronic configuration will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d। आप सब जानते हैं अकॉर्डिंग टू आओ-बाओ प्रिंसिपल, जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका है कि 4s ऑर्बिटल की का एनर्जी लेवल कम और 3d ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल अधिक होता है। सो इलेक्ट्रॉन प्रेफर्स टू गो 4s ऑर्बिटल एंड देयर आफ्टर टू 3d ऑर्बिटल। चूंकि इलेक्ट्रॉन पहले वैसे ऑर्बिटल में प्रविष्ट होता है जिसका एनर्जी लेवल कम होता है, और 4s ऑर्बिटल का एनर्जी कम है 3d से, सो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भर चुका होता है। और s में जानते हो कि एक या अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद जो रेस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अब वह उसके बाद वाले एनर्जी लेवल 3d में प्रवेश करता है। लेकिन एक कक्षा के सभी ऑर्बिटल को एक जगह सजा करके भी लिखने की बात होती है, इसलिए 3d ऑर्बिटल को लिखते हैं 4s ऑर्बिटल के पहले, लेकिन इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल के भर जाने के बाद प्रवेश करता है 3d ऑर्बिटल में, और इन सब बातों को आप पहले से जान रहे हैं। और शॉर्ट में भी ऐसे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका जानते हो कि ऐसा एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा लंबा हो, तो उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। उसका नियरेस्ट नोबल गैस, नियरेस्ट इनर्ट गैस को पहले लिख दो। जैसे उसका स्कैंडियम का नियरेस्ट इनर्ट गैस है आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18, तो आर्गन तक लिख देंगे। ऐसे खाली Ar लिख देंगे तो समझ लें कि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं तक हो गया। यानी 1s2 से लेकर 3p6 तक 2, 4, 10, 12, 6, 18 तक हो गया। आर्गन तक खाली कर दिए तो 3p6 तक हो गया, और रेस्ट में 3d1 और 4s2 ऐसे लिख सकते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 होता है, वेरिएबल होता है। क्यों होता है इसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। इसी में टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता है शॉर्ट में Ar 4s2 3d2, और ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4। वैनेडियम 23 एटॉमिक नंबर इसका 23 होता है वैनेडियम का, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar 3d3 4s2, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 +3 +4 +5। क्रोमियम 24 Ar 3d5 4s1। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ जनरल टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं इसके पहले वाले में सब 4s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्युपाइड होने के बाद इलेक्ट्रॉन इसका 3d ऑर्बिटल में इंटर करता है, लेकिन क्रोमियम में 4s1 इलेक्ट्रॉन और 3d5 में, मतलब 4s का भी एक इलेक्ट्रॉन 3d5 में चला जाता है। ऐसा क्यों? आप लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हुन्स रूल। यहाँ क्रोमियम और कॉपर
एलिमेंट सिर्फ 3D सीरीज में ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन है और 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 3d5 को चला गया है। ऐसा इसलिए होता है कि d ऑर्बिटल यदि हाफ फील्ड हो और फुल फील्ड हो, d ऑर्बिटल हाफ फील्ड होने का मतलब उसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, फुल फील्ड होने का मतलब उसको 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स तक हो सकते हैं। तो क्रोमियम और कॉपर अत्यधिक स्थायित्व प्राप्त करने की इसकी मूल प्रवृत्ति होती है और अत्यधिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इसके क्रोमियम का 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d5 3d4 होता है ऐसे, और इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इसको चला गया तो 3d5 होकर हाफ फील्ड होकर अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार कॉपर में भी 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन 3d को देकर d10 कर देता है, यह फुल फील्ड हो जाने के चलते भी अतिरिक्त स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। तो ये क्रोमियम और कॉपर ऐसे 3D सीरीज के दो एलिमेंट हैं जिसकी मूल प्रवृत्ति अत्यधिक स्थायित्व प्राप्त करने की होती है, और इसलिए इसमें 4s भी अपना एक इलेक्ट्रॉन 3d को दे देता है, और इस प्रकार से क्रोमियम 3d5 या कॉपर 3d10 होने के चलते क्रमशः हाफ फील्ड और फुल फील्ड होने के चलते अतिरिक्त स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। और बाकी सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट में जैसे जिंक है जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar 3d10 4s2, और ये सब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनके हैं। और इस प्रकार से ये सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीज में फिर उसी प्रकार से Ar 3d5 4s2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 +6 एंड +7 होता है। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ये सब एलिमेंट्स के एटम्स जिन ऑक्सीडेशन स्टेट में अब तक कुछ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर चुके हैं, ये सभी इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, लेकिन इन सबों के ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरिएबल होते हैं। एक जिंक जिसके कुछ गुण डी ब्लॉक एलिमेंट के समान मिलते जुलते हैं, परंतु Zn यह संक्रमण तत्व की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट है जस्ता, लेकिन यह संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते। ऐसे 4D सीरीज में एक कैडमियम, 5D सीरीज में एक Hg भी है जिसका d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड अप होता है। इसके परमाणु ही नहीं, इसके आयंस में भी d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड अप होते हैं, यह पूर्णतः भरे होते हैं, और इसलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी ये तीनों डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है, यह ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। यानी सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही हैं, परंतु सभी डी ब्लॉक एलिमेंट संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व सिर्फ वैसे तत्वों को कहते हैं, सिर्फ वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं जिनके परमाणु अथवा आयन में अपूर्ण डी ऑर्बिटल उपस्थित रहते हैं, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल उपस्थित रहते हैं। सिर्फ वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो यह संक्रमण तत्व नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ +2 होता है, और बाकी जितने संक्रमण तत्व होते हैं सबका ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी वेरिएबल होती है, परिवर्तनशील होती है। जैसे स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 होता है, मीन्स इसकी वैलेंसी सिर्फ 2 और 3 होगी। टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 होता है, मीन्स इसकी वैलेंसी 2 3 और 4 होगी। और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का होता है जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक हो सकता है। इन तत्वों के और इन बातों को फिर हमने इसको बोर्ड पर लिख दिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर एक नोट तैयार कर लेना कि इन तत्वों के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा जिसको n से सूचित करते हैं, इसके पहले वाली कक्षा n-1 के d ऑर्बिटल में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं,
और n-1 d ऑर्बिटल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, जबकि ns में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कभी कभी इसके s इलेक्ट्रॉन 1 या दोनों अपूर्ण d ऑर्बिटल में चले जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वैसे में वह d ऑर्बिटल स्टेबल हो जाने की स्थिति में जब होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, जैसे d में यदि 4 इलेक्ट्रॉन हो, ns अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो d5 हो जाएगा। यदि ns में 2 इलेक्ट्रॉन हो और इधर 3d में यदि 9 हो तो उसमें ns अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 3d 10 हो जाएगा। और इस प्रकार से ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो अत्यधिक स्थायित्व को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण वे उनके ns ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन भी d ऑर्बिटल में चले जाते हैं। क्रोमियम तथा कॉपर को छोड़कर प्रथम संक्रमण श्रेणी के सभी तत्वों में ns2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो अपवाद है क्रोमियम और कॉपर, उसका कारण यह है कि क्रोमियम एवं कॉपर क्रमशः हाफ फील्ड एवं फुल फील्ड होकर अपेक्षाकृत अत्यधिक स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। अभी जो बतला रहे थे कि जिंक, कैडमियम और पारा, Zn, Cd तथा Hd के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य सूत्र n-1 d10 ns2 होता है। n यहाँ पर आउटरमोस्ट सेल है, n-1 पेनल्टीमेट सेल होता है। इन तत्वों के d ऑर्बिटल पूर्णतः भरे होते हैं। ये प्रत्येक d ब्लॉक सीरीज के अंतिम सदस्य हैं। जिंक, कैडमियम और पारा क्रमशः 3d सीरीज, 4d सीरीज और 5d सीरीज के अंतिम सदस्य हैं, जो संक्रमण तत्वों के अंतर्गत नहीं आते, परंतु इनके गुण संक्रमण तत्वों के गुणों के समान पाए जाने के कारण इन्हें संक्रमण तत्वों के साथ ही रखा जाता है। अतः यह एक मेन पॉइंट कि सभी संक्रमण तत्व d ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, परंतु सभी d ब्लॉक एलिमेंट्स संक्रमण तत्व नहीं। क्यों? परिभाषा संक्रमण तत्व की सिर्फ वैसे तत्व जिनके परमाणु या आयन में अधूरे, अपूर्ण, इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल उपस्थित हो, वे ही सिर्फ संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों की जो संयोजकता परिवर्तनशील होती है, उसका कारण भी आप लोग सब पढ़ चुके हैं। केमिकल बॉन्ड में स्यूडो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वेरिएबल वैलेंसी का 2 कारण। पहला कारण प्रेजेंस ऑफ स्यूडो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, उनकी संयोजकता, उनकी वैलेंसी या उनका ऑक्सीडेशन स्टेट परिवर्तनशील होने का कारण है उसमें स्यूडो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का उपस्थित रहना, उनमें छद्म संयोजी इलेक्ट्रॉन का उपस्थित रहना। इन तत्वों की परिवर्तनशील संयोजकता या विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था का कारण यह है कि इन तत्वों में छद्म संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इनके अपूर्ण d ऑर्बिटल में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाहरी कक्षा का s ऑर्बिटल है ns एवं पेनल्टीमेट सेल का d n-1 d ऑर्बिटल की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। अतः इन दोनों ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन यौगिकों के निर्माण में भाग लेते हैं। इसीलिए इनकी संयोजकता, वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट परिवर्तनशील हो जाता है। फिर अब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एक एलिमेंट का है, लेकिन अब उसमें सवाल पूछा जाता है कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन ऑक्सीडेशन स्टेट या कौन सी वैलेंसी स्टेबल होगी, अस्थायी होगी, और कौन अनस्टेबल होगा, कौन अस्थायी होगा। इसके लिए भी आप लोग एक बात पहले से जान चुके हैं कि D0 या D5 या D10 यह जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूरेशन होता है किसी एलिमेंट में, वो अत्यधिक अस्थायी विन्यास का प्रदर्शन करता है। लिख दिया इसको, D0, D5, D10 अत्यधिक अस्थायी विन्यास को प्रदर्शित करता है। अतः ऐसे विन्यास को प्राप्त करने वाली ऑक्सीकरण अवस्था ही अस्थायी। अब जैसे Fe का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2, +3, +4, +6 भी होता है, लेकिन जनरली Fe के बहुत सारे कंपाउंड +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्राप्त होते हैं। अब +2 और +3 ऐसा जो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe का, इसमें स्टेबल कौन होगा, Fe+2 या Fe+3? Fe+2 को फेरस कहते हैं,
Fe+3 को फेरिक कहते हैं। तो फेरस कंपाउंड अनस्टेबल होता है, फेरिक कंपाउंड स्टेबल होता है। क्यों? ऐसा सवाल भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेकर के देख सकते हैं, जैसे अभी लिखा हुआ है Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है आप देख सकते हो, लास्ट में क्या है Ar3d6 यदि Fe+2 जब का मतलब क्या, Fe atom has lost their 2 electrons, Fe+2 means to say Fe atom has lost their 2 valence electron, तो उसका ns ऑर्बिटल का 4s ऑर्बिटल का 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब वह 3d6 विन्यास को प्राप्त कर लेता है। तो Fe+2 का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 3d6। और d ऑर्बिटल स्टेबल तब होगा जब d5 हो या d10 हो। d6 अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जिसका 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, और फेरिक Fe+++ यानी जिसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो उसको कहते हैं फेरिक। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यह 3D विन्यास को प्रदर्शित करता है 3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में। Fe+2 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में क्रमशः फेरस Fe++ एवं फेरिक Fe+++ यौगिकों का निर्माण करता है, परंतु फेरिक क्या होगा, स्टेबल होगा। फेरिक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d5 है जो हाफ फील्ड होने के चलते स्टेबल है, इसलिए फेरिक कंपाउंड स्टेबल होता है, जबकि फेरस जो 3d6 विन्यास को प्रदर्शित करता है, जो अस्थायी विन्यास होता है, वह फेरस यौगिक अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। यही कारण है कि फेरस कंपाउंड स्टेबल, फेरस कंपाउंड अनस्टेबल और फेरिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, क्योंकि फेरस 3d6 विन्यास को प्रदर्शित करता है, जबकि फेरिक 3d5 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को प्रदर्शित करता है, और इसलिए फेरिक कंपाउंड्स स्टेबल जबकि फेरस कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं। और इसी प्रकार से कॉपर में भी जैसे देख सकते हैं कि कॉपर में लास्ट में जैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है +1 +2 में क्या होगा, 4s 0 हो जाएगा। Cu+1 का मतलब Cu एटम है लॉस्ट देयर 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो 4s 0 हो जाएगा, 3d10 रह जाएगा जो स्टेबल होगा। और इसी प्रकार से लेकिन इसका भी एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है यौगिकों के निर्माण में, तो एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करता है। और इसी प्रकार डिफरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। मूल कारण याद रखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट का जो वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वह उसमें स्यूडो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। इनके ns और n-1 d ऑर्बिटल की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है, इसलिए इन दोनों ऑर्बिटलों से इलेक्ट्रॉन यौगिकों के निर्माण में भाग ले सकते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता परिवर्तनशील होती है। पर इनकी सिर्फ वही संयोजकता या वही ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी जो D0 या D5 या D10 विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। आगे अगले दिन अब हम लोग इसके और गुणों की चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।